हेलो फ्रेंड्स। इमोशनल एथिक्स का इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। तो हमने स्टार्टिंग में 3 लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हमने डिस्कस किया, फिर इसका डेफिनेशन क्या है, इसे विशेषताएं क्या है, और फिर डेनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, भारतीय परंपरा इसकी क्या रही है, फिर इसका मतलब कि मापने का क्या तरीका है, और इसके लक्षण क्या है, ये हमने देखा है। अब आगे आना जो 3 पार्ट है इसके, इसमें हम देखेंगे जो सिलेबस का जो पार्ट था कि प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है। तो अब हम पहले प्रशासन में उपयोगिता वाले पार्ट में देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट है उसको हमें एक्सप्लेन, मतलब एक ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिसर होते हैं उसका अपने ढांचा समझना पड़ेगा कि उनके किस किस के साथ संबंध होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, संबंधों का प्रबंधन ही तो है। तो अब अपनी चीज़ को समझने के लिए कि एक सफल लोक सेवक को बनने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्पफुल है, अपन वो सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक होते हैं उसके किस किस के साथ संबंध होते हैं। देखो पहला तो जो होता है वो अपने परिवार के साथ उसके संबंध होते हैं। फिर उसके साथ में होते हैं कि उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं, ऑफिस वाले हैं, कलीग हैं, उनके साथ उनके जो संबंध होते हैं। फिर पीपल्स के साथ जिनके लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ उनके संबंध होते हैं। फिर मंत्री होते हैं, स्थानीय निकाय के जो होते हैं, लोकल बॉडीज़ के जो पंच पंच होते हैं, ये सब कुछ साथ उनके साथ संबंध होते हैं। उनके सीनियर्स भी होती हैं, और विभिन्न डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनके साथ में संबंध होते हैं, और सहकर्मी भी होते हैं, और हित समूह या दबाव समूह वाले भी इनके बीच में इनके संबंध होते हैं। तो जो बोला जाता है कि जो एक ब्यूरोक्रेटिक, मतलब कि बोलते हैं सफल लोक सेवक कौन होगा, तो वो होगा जो इनके जितने भी इनके साथ संबंध है उनके साथ गुड इंटर इंटर मतलब एक बहुत अच्छा अंतर व्यक्तित्व संबंध हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, वो एक अच्छा सेवक बन सकता है। दूसरी बात, जो उसका कार्यस्थल है वहाँ पे सकारात्मक वातावरण हो। तो मैं कल भी एक एग्जांपल दिया था कि आप अगर मान लो कि लीडर हो, आप ब्यूरोक्रेट हो, आप लीडर हो, तो आपको ये होता है कि जो आपका जो भी है, आपके ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उनके लोगों के इमोशन को जानना। कि मान लो हो सकता है किसी के घर में कोई दिक्कत हो, तो आपको मान लो कि ऑफिस में पता रहा, आपको ये आप जानबूझ के उसे इग्नोर करें नहीं। ये इसका ये क्या होगा कि जब आप डिफ़िकल्टीज में फंसे होंगे, जब आप लोगों को उनकी ज़रूरत है, मतलब आपको उनकी ज़रूरत है, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मान लो कि आप प्रशासन में लोगों से देखो काम कराना आना चाहिए। वो आपके कोई भी ऐसा नहीं कि जो आगे से काम करने के इच्छुक है, उसके लिए आपको मोटिवेट उनको करना पड़ेगा। तब जाके लोग आपके जुड़ेंगे, आपके काम करेंगे। तो उनका कब होगा, जब आप उनके इमोशंस का ध्यान रख रहे हो। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी क्या हो रहा था कि मैंने बहुत सारे से पढ़ा है कि जो आर्मी में जो होता है ना, तो उनका थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे, जो सीनियर्स होते हैं उनके प्रति जो होता है। तो एक व्यक्ति था, मतलब आर्मी में की छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, तो अभी कुछ चेंजेस किए गए, तो मैंने 3-4 साल पहले का मैं केस बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था भाई, नया नया शादी हुआ है उसका। अब वो मान लो कि आर्मी में ड्यूटी तो चलो ज्वाइन कर लिया, अब वो कोई भाई स्वाभाविक सी बात है, और वो देखो यही है इमोशन का मैनेजमेंट, प्रबंधन करना। अब वो था, उसको छुट्टी चाहिए थी, जो उसके जो मतलब सीनियर थे उसको छुट्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, मतलब नहीं दे रहे थे। जो भी है देखो वही है कि वो जो सीनियर है उसके सामने वाली फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर नहीं होगा तो क्या हुआ कि जो अधीनस्थ जो था, सिपाही था, उसने जो अपने सीनियर को था उसको अपनी गोली, मतलब बंदूक से उसको मार दिया। तो सोचो, एक देशभक्ति करने के लिए गया व्यक्ति, सोचो कि अपने प्राणों को न्यौछावर करने तैयार व्यक्ति, किस कारण से उसने ये चीज़ कदम उठाया। दूसरी बात, क्या जो अधिकारी थे उसकी तरफ से क्या गलती हुई। इन चीज़ों का सबका एवेल्यूशन करोगे तो यहाँ पे सब पता लगेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कमी था दोनों की तरफ से। वो अपनी भावनाओं पे प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे, और जो इमोशनल अधिकारी जो सामने वाले के हाव भाव चाल भाई उसको समझना चाहिए, नहीं नहीं शादी हुई है, जो भी है, छुट्टी चाहिए, घर वालों से कितने दिन आप दूर रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो ब्यूरोक्रेट अगर सफल लोक सेवक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसका आप यूज कर सकते हो। देखो आप ब्यूरोक्रेट बनते हो तो कैसे आपके वर्ड्स में कौन से देखो आप एक सामान्य नहीं हो, आप एक लीडर हो। तो जब आप ब्यूरोक्रेट हो तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए मैं कौन से वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं का खिलाफ में कुछ बोल रहा हूँ, या मान लो कि सामाजिक बुराइयाँ हैं उनको मैं कहीं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात है, मान लो कि मैं जब देखो पब्लिक जो पब्लिक सर्वेंट होता है उनका पब्लिक डीलिंग का काम होता है। तो अब मान लो कि गवर्नमेंट का जैसे अभी जो हुआ था कानून आए, सी ए आए, एन आर सी आए, इसमें लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था।
तो अब एक ब्यूरोक्रेट का काम ये होता है कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे आप किसी भी कैडर में अगर ब्यूरोक्रेट हो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को आपको ज़रूर सीखना चाहिए। यूपीएससी ट्रेनिंग प्रोसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको जैसे नॉर्थ वाले रहेंगे उनको साउथ वालों के साथ रखते हैं। ये है मतलब वहाँ चाहते हैं कि वो चीज़ों को ये सीखे, सहनशीलता उनके अंदर डेवलप हो, ये सब चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप मान लो कि ये चीज़ सीख रहे हो तो इसके मतलब जैसे मान लो कि आप डिलीवर आपको मैसेज करना, गाँव वालों के बीच में जा रहे हो आप, वहाँ पे मान लो कि आपने एक स्पीच दिया, तो आप मान लो कि हिंदी में दे रहे हो सकता है उनको कम समझ में आए। अब मान लो कि आप साउथ में जाओ, हिंदी में दे रहे हो, इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अब वहाँ की आप लोकल लैंग्वेज सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी होगी, तो लोगों को मान लो कि कोई मिसगाइड भी कर रहा है तो वो मिसगाइड नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है एक ब्यूरोक्रेट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना। फिर अगला है टीम वर्क की भावना। ये मैं तुम्हें पहले बोला था कि एक ब्यूरोक्रेट होता है वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नो, जब तक टीम नहीं होगी। देखो मैं इसका बहुत एक एग्जांपल आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा। जैसे क्या होता है कि मान लो कोई हीरो, मान लो कि कोई आईपीएस है, मतलब जो आईपीएस रिलेटेड बनती है। अब मान लो कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा। मान लो कि उसको कोई मतलब जो गुंडे हैं उनको पकड़ना है, कैसे यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर पूरा सोचो पूरा सिस्टम उनके साथ है, टीम वर्क के साथ काम हो रहा है। ये मैं तुम्हें कल भी बताया था कि जैसे कि अगर टीम का कुछ मान लो कि आपने कुछ टारगेट अचीव किया तो सबको उसका इनाम को प्रोत्साहित देना, सबको उसका वो मिलना, जैसे नहीं कि आप ही उस सफलता को हाजिर कर लो। नो, सफलता सबके साथ, मतलब सब आप ऐसा नहीं कि आपको टीम को आपको बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ इस टीम ने ये कार्य किया, ना कि मैंने नहीं, मैं अकेला तो सब अच्छी बात है, अकेले रह के कर भी नहीं सकते थे। तो रियल और दूसरी बात अपना फेलियर्स आते हैं तो खुद एक्सेप्ट करना कि नहीं मेरी गलती थी, मेरा डिसीजन मेकिंग में गलती थी, इसलिए मैं हूँ। तो इससे क्या होगा, जो आपके कलीग है, आपके साथ जो नीचे काम कर रहे हैं, उन लोगों का आप पे विश्वास आएगा, तो वो आगे जाके अपने और एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक सफल होने की व्यक्ति है। तो ये कौन सी चीज़ है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाली है। अब अपन को देखो, सबसे पहले अपन जो ये चीज़ें देखने वाले हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो वीडियो के जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, उसमें क्या मतलब उपयोग है, उसका प्रयोग कैसे है, उससे पहले मैं कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखो पहले अपने को समझना पड़ेगा भाई। ये देखो यूज कोई चीज़ कब होगी, जब कोई चीज़ डिफ़िकल्टीज आएगी। अगर डिफ़िकल्टीज आई है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए फिर इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा। तो अब इससे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ जो आजकल जो चैलेंजेस है प्रेजेंट एरिया में, जो इनके साथ चैलेंज है, जो मतलब प्रेशर है जो प्रशासक होते हैं उनके ऊपर, तो उन चीज़ों का मैं एनालिसिस करेंगे। फिर मैं एक एक टू द पॉइंट में बताते भी जाऊँगा इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे यूज होगा, कैसे करेंगे, तो इससे क्या आपको हेल्प होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करते हैं। अपन उस बाद में भी करेंगे, पर मैं जो प्रॉब्लम्स गिना रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट के सामने एक ये प्रॉब्लम आई है, तो ये आपको केस स्टडी सोल्व करने में भी हेल्प करेगा। अब जैसे मान लो कि जो आजकल देख रहे हैं कि क्षेत्रवाद है और भाषावाद की बढ़ती समस्या है। जैसे देखा होगा, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें भी यही था कि वो 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला, तो आज भी साउथ वाले उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अब देखो कोई भाषा किसी पे थोपी नहीं जा सकती है। अब क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म, साउथ नॉर्थ ईस्ट हो गया, इनके साथ जैसे मैं इसका बहुत एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे क्या होता है ना कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो होते हैं उनका देखो चेंजेस होते हैं। देखो रीजनलिटी में आप जाओगे तो शक्ल में इन चीज़ों में सब चेंजेस होते हैं। तो मान लो नेपाल के साथ है तो उनको नेपाली बोला जाता है, तो सोचो कि वो इंडियन कंट्री है, इंडियन है और उनको नेपाली बोल रहे हैं, तो मतलब बहुत गलत है ये चीज़। दूसरी बात है उनको चिंकी बोला जाता है, ये बहुत गलत वर्ड है। तो ये सही नहीं है। तो क्षेत्रवाद भाषा, अब देखो यही है। अब मैं अगर यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस हूँ, मुझे पता है कि सामने वाले की कितना हर्ट कर रहा है ये, तो मैं नहीं बोलूँगा उसको, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यही इंपॉर्टेंट है जब आप पॉलिसी फ्रेमिंग कर रहे हो। तो आपको पता है कि भाई साउथ वाले हैं वो हिंदी को नहीं मानते हैं, मतलब उनका नहीं है, उनका लैंग्वेज है खुद का, इंग्लिश को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप उसको रीजनलिटी जो मतलब जो है भाषावाद जो है उसको समझना चाहिए कि उनको कितना हर्ट करेगी ये चीज़, जिससे मान लो फिर वही दंगे होंगे, ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो वो चीज़ों को आप भी जब पॉलिसी पॉलिसी फ्रेमिंग कर रहे हो उन चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक पर्सनल लाइफ में भी ब्यूरोक्रेट होने के नाते ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप केरल कैडर में भी जाते हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप केरल में जा रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे तुम्हें पता है कि इंडिया की यूनिटी में बढ़ावा मिलेगा। देखो यही है, डाइवर्सिटी इंडिया की है ना, उसका फ़ायदा उठाओ, ना कि वो कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। डाइवर्सिटी इंडिया की वो ताकत है। ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि अपने इतनी डाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएँ और आज उसके साथ कोएग्जिस्टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, परंतु मैंने बताया कि इसका इमोशनल इंटेलिजेंस रहोगे तो कैसे सॉल्यूशन है इसका, ठीक है।
अगले अपन सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं कि जो सरकार वकार के होता है, जैसे जो इसके खिलाफ जो धरने देते हैं, ये सब कुछ है, जैसे अभी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन हो गया, जब सी एनआरसी का था वो था, ठीक है। तो सोचो कि ये चीज़ क्यों हो रहा है कि गवर्नमेंट के प्रति नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। अब देखो गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए कि उनको सेंटीमेंट को समझना चाहिए, जैसे किसानों के सेंटीमेंट को समझना चाहिए था। अब देखो बाद में भी उन्होंने किया ना, उन्हें मान लो कि बात वार्तालाप चली, ठीक है, वो नहीं हुए सर्टिफाई, पर देखो यही है। तो क्या ये चीज़ें पहले नहीं सोची जा सकती थी? अगर इमोशनल इंटेलिजेंस कोई व्यक्ति होता तो वो आगे सोच सकता है कि मैं ये कानून तो ला रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक है, तो मैं जो जिनके लिए नुकसानदायक है वो कल आएंगे, ये चीज़ करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो मुझे उसके लिए क्या है, क्या मैं उनके लिए कोई प्रोविज़न इसमें नहीं डाल सकता? जो मान लो कि वार्तालाप की गई वो है, वो जो चाह रहे हैं, मतलब एक चीज़ समझो यहाँ पे, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, जब पॉलिसी फ्रेमिंग कर रहे हो आप, तो उन चीज़ों को भी आपको पता होना चाहिए कि इसका नेगेटिव सबकॉन्शियसनेस क्या होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्यूरोक्रेट में यही मैं बोल रहा हूँ कि जो देश चलता है ब्यूरोक्रेट ही चलाते हैं। आपको लग रहा है संसद में कानून हो, पर जो ब्यूरोक्रेट है वही तो इसका मान लो कि जो कानून होता है उसको तैयार करते हैं, वो बिल का जो सारे प्रोविजन तैयार करते हैं, फिर वो जाता है, वो मंत्री ग्रुप में, मतलब डिस्कस होता है लोकसभा राज्यसभा में, मतलब फाइनली मतलब स्टार्टिंग फेज में वही तैयार करा। तो उन लोगों को ये चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि इसके क्या क्या होने वाला है, इसके सबकॉन्शियस नेगेटिव सबकॉन्शियस क्या क्या होने वाले हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला वाला है जो अपना चैलेंजेस है ब्यूरोक्रेसी के सामने। देखो बेरोजगारी हो गई है, नवयुगों में बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति। देखो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ अपना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका नेगेटिव सेंस में क्या होगा, बेरोजगारी हो गया, ठीक है। तो अब बेरोजगारी होगा तो बेरोजगारी का क्या होगा कि जो नवयुवक है वो बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति में हो गए। तो इसलिए जैसे गौ हत्या वाला वो मामला चला था, मॉब लिंचिंग वाला, ये क्या है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं क्रिएट हुए, बेरोजगारी फैली, नवयुवक जो लोग हैं उन चीज़ों में, इसीलिए देखो मोबिलाइज हो रहे हैं लोग, नए युवा लोग हैं, कोई भी उनको आइडियोलॉजी प्रमोट कर दो वो उसकी तरफ चले जाएंगे। मॉब लिंचिंग है, लव जिहाद है, ये बहुत गलत है। तो अब इसमें एक ब्यूरोक्रेट को ये चीज़ याद रखना चाहिए, चीज़ क्यों हो रही है। तो ब्यूरोक्रेट को हमेशा, मैं किसका एक एग्जांपल भी दूंगा कि देखो अब ब्यूरोक्रेट को पता है ये चीज़ प्रॉब्लम है, आज ये है, तो आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको ये चीज़ का मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूँ। तो इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, देखो ओपी चौधरी हैं जो आईएएस थे, मतलब दंतेवाड़ा में। तो उन्होंने उस टाइम क्या किया, तो सोचो कि वो एकदम नक्सलाइट इलाका है। अब वहाँ पे ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम जो आती है तो उसका अपोज होता है, और वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं होता, और वो उसी कारण लोग बेरोजगार है, तो फिर वो क्या, देखो ये साइकिल चलता है। देखो वहाँ पे मान लो गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट करना चाह रही है, वो नक्सलाइट उसको होने नहीं देते। इससे क्या होगा, लोगों में बेरोजगारी सब जाएगी, गरीबी आएगी। अब वो क्या करेंगे, अब वो मान लो 5,000 10,000 जो भी दे रहे हैं वो नक्सलाइट बनेंगे। फिर वो जो नक्सलाइट बन जाएंगे वो क्या काम करेंगे, गवर्नमेंट के इस कार्य को इफेक्ट करेंगे। अब ये साइकिल चलती रहेगी तो ऐसे तो कभी डेवलपमेंट ही नहीं होगा, उस इलाके का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो नक्सलाड़ी जो चीज़ें हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो अब भी उसमें ओपी चौधरी ने क्या किया कि उसमें उसने बस एक बहुत ईजी कॉन्सेप्ट उसमें लागू किया कि लोगों को डेवलपमेंट प्रोसेस से जोड़ा, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया, उसमें नई नई इनोवेटीज़ है उसने किया है वहाँ पे। एजुकेशन सेक्टर के लिए, जो एजुकेशन में जाना चाहता है उनके लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है उसके लिए उन्होंने वो किया। तो उसको फिर उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। तो देखो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, उसने इस चीज़ को समझा, लोगों के सेंटीमेंट को समझा, लोग क्यों नक्सलाइट बन रहे हैं, उस रीजन को उसने आइडेंटिफाई किया और उसको उसने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया। उसको ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम गिनाने वाले थे, इंडिया में बहुत है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अपन आप ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो। जैसे अपन बहुत बार होता है कि देखो कोरोना फैल रहा है, ये है, गवर्नमेंट कुछ ही नहीं कर रही है, ये नहीं, आप अपना कंट्रीब्यूशन कितना है आपका। अगर आप ये चीज़ें इंश्योर नहीं करोगे तो आप कैसे श्योर हो सकते हो कि मैं, मेरी जो जिम्मेदारी नहीं है, क्या ऐसे देखो, क्या कोरोना के एक व्यक्ति की, क्या प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है, नो, सबकी जिम्मेदारी कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकता हूँ। पहले मैं अपनी सेफ्टी इंश्योर करूँ, फिर अपने घर वालों की। अगर मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ तो अब मैं एक्स्ट्रा लोगों को अवेयर करूँ कि वो सेफ्टी में, कोरोना जो सेफ्टी मेजर है उसको अपना, उसका पालन करें। तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि व्यक्ति, देखो देश ऐसा नहीं है, व्यक्तियों से बनता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या योगदान है उससे देश महान बनता है। तो मैं वही बोला, जैसे कोरोना पेंडेमिक, कोई भी इस संसार में बड़ी से बड़ी समस्या हो, जब तक देश के प्रत्येक निवासी ये नहीं समझेगा कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्या इसमें हेल्पफुल कर योगदान दे सकता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक इस कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगली है जो प्रॉब्लम्स आ रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जो आती है कि रूढ़िवादी प्रवृत्ति होती है समाज में। अपन देखें जो गाँव में, देखो आज भी इंडिया का 67% जो पॉपुलेशन है गाँव में रहती है, और वहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन,
इनके कारण क्या होता है, रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ है जो महिलाओं के खिलाफ है, ठीक है। और अपन देखते हैं कि कम्युनलिज्म है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी में हार्मनी इनबैलेंस हो रहा है। तो सोचो कि अब एक आप ब्यूरोक्रेट हो, तो पहले आपको एक चीज़ याद रखो कि जब भी आप डीएम हो, जो भी हो आप, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि मेरे जो ज़िले में है क्या लोग लिटरेसी रेट क्या है, इसका रीज़न आइडेंटिफाई करो कि लड़कियों क्यों नहीं भेज रहे हैं। फिर उसके बाद में एक ऐसी पॉलिसी बनाओ भाई, कुछ कारण हो सकता है लड़कियों को, भाई सेफ्टी मेजर्स नहीं है वहाँ पे लड़कियों की, अच्छा नहीं है, अगर लड़के बाहर निकलती है तो उनके साथ लड़के ऐसे करते हैं, तो आप वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। तो यही तो एडमिनिस्ट्रेशन है। देखो आप इमोशन अगर इमोशनली इंटेलिजेंस रहोगे तो आप ये चीज़ों को सोचोगे कि भाई क्यों नहीं जा रही लड़कियाँ। अब देखो आपका ये नहीं काम नहीं है कि ठीक है आपने डाटा दर्शा दिया कि हाँ भाई यहाँ पे लिटरेसी रेट है, ये कारण है कि लोग नहीं भेज पा रहे हैं, नहीं, आपको अब सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। भाई इस कारण से लड़कियाँ नहीं जा रही है तो वो उनके लिए सर्विस मतलब वो है, सेफ्टी मेजर्स उसके लिए करो, मान लो कि जहाँ पे दिक्कत हो उसके लिए वो करो, ठीक है। अब मान लो कि नहीं कुछ गाँव वालों की रूढ़िवादी परंपराएं हैं, तो आप उनको साइंटिफिक टेम्पर वहाँ पे डेवलप करो, वहाँ पे आप रोल मॉडल लाओ, जो महिला जो वहाँ से गांव से कोई निकली है पढ़ के, जो समाज में कुछ अच्छा योगदान दे रही है, उस लोगों को सामने लाओ। फिर जो मान लो कि उनका यूज नहीं हो रहा, तो लोगों के देखो क्या है, रीजनल सेंटिमेंट होते हैं, और वो रीजनल कुछ गुरु इन सब चीज़ों से जुड़े रहते हैं, तो आप उनका अच्छा यूज करो। अब फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैं उनका यूज करो आप, तो मतलब यही है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर करना चाहते हो तो बहुत कुछ आपके पास ऑप्शन है। तो वो कब आएगा, जब इमोशनली आप इंटेलिजेंस रहोगे, उन चीज़ों को करने के लिए आप उत्सुक रहोगे, तो उन चीज़ों का समाधान होगा ना। तो कम्युनलिज्म है, ये सब चीज़ों का सोल्यूशन यही है कि आप पहले जो, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो आप ये चीज़ों को प्रमोट ना करो, आप जो ये चीज़ें हो रही है उस कारणों को आइडेंटिफाई करो, और उन कारणों को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या अपनाने चाहिए सोर्स, उस चीज़ का पालन करें, जो यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि आप कलेक्टर हो, जैसे मान लो मैं हिंदू या मुस्लिम हूँ, कोई भी हूँ, अगर मैं कलेक्टर हूँ, देखो एक चीज़ याद रखो, आप कलेक्टर हो, पोस्ट है, आपने वो धारण किया है, अब आप किस धर्म के हो क्या है वो सब कुछ खत्म। अब आपकी ड्यूटी है कि कलेक्टर हो, आप सर्व करो। तो आपकी जितनी जिम्मेदारी, मान लो कि दीपावली पे लोगों की सिक्योरिटी के देने प्रोवाइड है, उतना ही जो मतलब कि अपने मुस्लिम भाई हैं उनके जो त्यौहार है, उनके त्यौहार पे भी उतना ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको एकदम जो होता है ना कि डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए। तो वो एक ब्यूरोक्रेट का काम होता है ये चीज़, ये सब चीज़ें करना। अगर वो ये चीज़ें नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है। तो सोचो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता जिसको बोलते हैं, तो वो है। आप इसलिए बोल रहा हूँ कि एक चीज़ याद रखा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है या ब्यूरोक्रेट होता है, वो हमेशा अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनसे चलता है, ना कि ना अपने रीजनल सेंटीमेंट से, ना अपने आइडियोलॉजी से, ना कुछ जो समाज आइडियोलॉजीज है वो नहीं। वो चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करेगा, उसके लिए सब। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। ये लोग आईएएस बनने के बाद भी नहीं समझते हैं, पर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो चलना है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि आपके अपने अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का सोल्यूशन यही है, ठीक है। अगली जो प्रॉब्लम है जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है, कि जो देख रहे हैं कि अभी मैं आज एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, कि जैसे जो अपन पढ़ते हैं पॉइंट, देखिए शासन के प्रति जनता की अपेक्षाएँ जो रहती है, वो जो मान लो कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए कोई गवर्नमेंट की योजनाओं का, वो लाभ नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या है, लोग है ना जो शासन के प्रति जो अपेक्षा है वो नहीं हो रही है, तो ये कारण क्या है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और अपना जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, कार्यप्रणाली जो वर्क कल्चर है वो अच्छा नहीं है, इसके कारण ये दिक्कत हो रही है। अब मैं इसका तुम्हें बहुत एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, अभी करंट में है, इसका मैं दूंगा तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। तो अभी क्या हुआ कि जैसे कि आरटीओ अधिकारी होता है, अब आरटीओ अधिकारी का ये काम है कि आप इंश्योर करो कि कोई माल करप्शन ये नहीं कर रहा हो, कि गलत चीज़ इधर से उधर नहीं जा रही हो। अभी क्या होता है कि वीडियो वायरल हुआ है, तो राजस्थान का कहीं वीडियो है, तो उसमें वो था कि एक आरटीओ अधिकारी है, वो एक ट्रक वाले के पास, उसके पास सब कुछ है, लाइसेंस है, सब कुछ है, सब कुछ उसने चेक कर लिया। अब उसने ये चीज़ मतलब उसको पैसा लेना था, उसने पहले हथकंडे अपनाए कि भाई कुछ चीज़ कमी नहीं हो तो मैं कैसे लूँ। अब मान लो उसके पास सब कुछ है, उसके बावजूद उससे पैसे लेने, पैसे देना पड़ेगा आपको। अब उसने क्या हुआ कि उसके जो पास वाला था उसने वीडियो बना लिया उसका। अब जब उसको पता लगा तो वो वीडियो को सोचा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी वीडियो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेके, करप्शन को, इन चीज़ों को लेके। तो अब उसको वीडियो को पता लगा कि वो वीडियो बना चुका है, तो वो उसके पीछे भाग रहा है। फिर उसके बाद में पता लगा किस गांव का था वो था, फिर उसको उसने धमका, मतलब कोई भी उसको जानकार था उसको बोला कि यार कैसे भी करके मेरा वीडियो वायरल ना करे, वो हाथ पैर जोड़ रहा। तो सोचो करप्शन करने से कितना अब उसको झुकना पड़ रहा है, मतलब कितने, देखो इसलिए बोला हूँ कि हो सकता है पैसा आपका एक दिन के लिए खुशी दे जाए, पर तो सोचो कि अब सोचो उसका ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म।
उसकी समाज में क्या इज्जत रहेगी। तो ये चीज़ मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो करप्शन है इनका, ये सब चीज़ों का क्या है, आप पहले तो इन चीज़ों को समझो कि ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं करने वाला। और जो कोई भी चीज़ जो सस्टेन नहीं करे लॉन्ग टाइम तक, वो हानिकारक है। तो वो चीज़ अपनानी नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो मैं वही बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति रहेगा तो लॉन्ग टाइम विजन, कल आपने देखा था इसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, तो वो लॉन्ग टाइम विजन रहेगा उसका। वो लॉन्ग टाइम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में रहेगा, ना कि शॉर्ट टाइम नहीं। 100-500 रुपये के लिए सोचो कि आज उसको क्या झेलना पड़ रहा है। आखिर में उसको सस्पेंड किया गया, फिर जो राजस्थान गवर्नमेंट ने उसने पूरा एक्शन लिया, फिर उसने साफ बोला है कि ये नंबर है इस पोर्टल पे। अभी गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव हो रही है, जो सोशल मीडिया के जो टूल्स है, व्हाट्सअप हो गया, इनको बहुत अच्छा यूज़ कर रही है। उन्होंने एक नंबर दिया है कि आप जो भी, अगर मान लो कि आपके साथ ऐसा कभी हो रहा है तो आप डायरेक्ट इस पर कॉल करें, आप पर डायरेक्ट एक्शन होगा। तो सोचो कि गवर्नमेंट मतलब कितना उस लेवल पे आ चुकी है। तो सोचो कि ये तो सोच जाओ कि आप अगर इस माइंडसेट से ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हो कि मैं करप्शन कर लूँगा, ये कर लूँगा, पैसा कमा लूँगा, वो कर लूँगा, तो वो तो भूल जाओ, क्योंकि वो चीज़ें नहीं होने वाली। अगर आपको ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे वैल्यूज़ के साथ आप जाओ ब्यूरोक्रेसी में, ताकि लोगों का भी कल्याण और खुद का भी फ़ायदा हो। अगर आप सोचो कि मैं करप्शन, इन चीज़ें मेरा है, ओपुलेंस है, जो ये चीज़ें, नो, वो चीज़ें सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है। अगला अपन जो है, बदलता हुआ समाज का ढांचा एवं मूल्य। देखो समाज के मूल्य चेंज हो रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है बहुत सारी वैल्यूज़ का। और आपने देखा जब 1991 के लिबरलाइजेशन हुआ है, उसके बाद में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है सोसाइटी में। अब देखो इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी में चेंजेस होने के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो अब देखो ब्यूरोक्रेसी में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के मैं बताऊँ, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो ब्यूरोक्रेट रहेगा, वही चीज़ों को समझेगा कैसे भाई समाज की वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे चलना चाहिए, ठीक है। देखो क्राइम रेट, सब चीज़ें चेंज हो जाती है, समाज के मूल्य बदल जाते हैं। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे सोचो कि पहले फ्रॉड होता था, कि मान लो कि, जैसे मान लो कि पहले केस से होता था लोगों के पास, तो लोग ऐसे मतलब पैसे लेके जा रहा है तो कोई लूट के भाग जाता था, मार दिया जाता था, ऐसा किया जाता। पर अब देखो सोचो ऑनलाइन चल रहा है, तो साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। तो वही मैं बोलूँ कि जो सामाजिक ताना बाना वो चेंज होता है, वैल्यू सिस्टम चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी है। तो ब्यूरोक्रेट को इतना समझदार होना चाहिए कि उसको इमोशन साथ में इंटेलिजेंस का भी यूज करना चाहिए, कि अगर मान लो कि बुराइयाँ चेंजेस हो रही है और उसके रूप चेंजेस हो रहे हैं, तो मेरी जो टेक्नोलॉजी है इन सब में चेंजेस होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वही है, पावर का अगर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ये हमेशा याद रखो कि डिसेंट्रलाइजेशन, एक तो आपके पावर देखो अपने पास रखोगे तो दिक्कत होगी। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कि आप डिसेंट्रलाइजेशन करो पावर का, ठीक है। फिर अगली है जो मान लो कि पब्लिक की जो बेसिक नीड्स है, मान लो कि वाटर्स हो गया, आवास, भोजन है, इनकी पर्याप्तता नहीं है। तो ये चैलेंजेस है मतलब ब्यूरोक्रेट के पास। तो मान लो प्रधानमंत्री जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, तो उसका वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये बहुत सारी है। फिर वही है, समाज में इनक्वलिटीज़ बढ़ रही है, तो मैं इनक्वलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है, सूचना तकनीक का प्रयोग कर जनता को जागरूक करना और सहभागी बनाना, साथ ही प्रश्न में पारदर्शी उत्तरदायित्व। अब देखो मैं वही बोल रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस रहोगे तो आप पब्लिक को अपने से जोड़ पाओगे, ट्रांसपेरेंसी, इन चीज़ों को ला पाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और देखो आज जो सबसे वही मैं बोल रहा था कि आजकल क्या हो रहा है, लोग छोटी छोटी बातों पे सड़क जाम कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर उग्र रूप अपना रहे हैं, और धार्मिक क्रियाकलाप के दौरान अन्य वर्ग के लोगों के साथ असुविधा पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या राजनीतिकरण हो रहा है। तो अब इसमें ब्यूरोक्रेट को पता होना चाहिए कि इस चीज़ का कौन किस लेवल पे यूज़ कर रहा है, क्या है, तो मुझे इसके किस वे से सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, मैंने कुछ कुछ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आई से दिख रही है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस को रखता है तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो आपको जो मैं चीज़ें प्रॉब्लम्स बताया हूँ, तो वो इनको क्या करेगा, अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाली क्वालिटीज़ को अपने अंदर एडप्ट करेगा तो उनका सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो सबसे पहले है कि जो भी उसके सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, विवाद आ रहे हैं, वो क्या करेगा, उनको क्रिएटिविटी ढंग से सॉल्यूशन करेगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप वो पुराने ढांचे पे नहीं चल सकते, पुराना ढांचा चल रहा है वो है नहीं। आप सोचो कि नई प्रॉब्लम्स आई है, मैं कैसे इसका नया तरीका क्या हो सकता है। जैसे मान लो साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसमें क्या करोगे, आपको साइबर एक्सपर्ट चाहिए उसमें, आपको क्रिएटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, मान लो कि दूसरों को संवेग और उनकी जो अभिव्यक्ति है, व्यक्ति के स्तर पर न लेकर अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सके। जो ब्यूरोक्रेट होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तो उसके अंदर ये होगा। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जब मान लो कि आप जनता मान लो कि उग्र है, मान लो किसी की डेथ हो गई, वो मान लो उसका धरना दे रहा है, हो सकता है देखो उनके लोगों के इमोशन है उस लेवल पे होंगे उस टाइम। तो जैसे इसका मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, जब निर्भया कांड हुआ था 2013 में, तो सोचो कि 2012,
तो उस टाइम जब लोग थे तो लोगों के सेंटिमेंट देखो कहाँ तक थे, तो उस टाइम समझना पड़ेगा कि लोगों के सेंटिमेंट है कि भाई जब देश में कोई लड़की सुरक्षित नहीं है तो सोचो उस लेवल पे है। तो अब मान लो कि उस टाइम आपके साथ कोई मान लो कि गंदा बिहेव भी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो आपको उसको इंडिविजुअल लेवल पे नहीं लेना चाहिए अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ टाइम के लिए है और ये रीजन है उनके पास, मतलब कुछ नेगेटिव सेंस हुआ है इसलिए हो रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे बिहेव नहीं करता, तो उसको पर्सनल लेवल पे नहीं। देखो यही में इंपॉर्टेंट है। अपन सामान्य जीवन में क्या होता है ना, अपन जैसे मान लो कोई अपने को एक गाली दे दिया और अपन है ना उसको ज़िंदगी भर याद रखता है कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगा, ये बहुत गलत तरीका है। आपको पर्सनल लेवल पे नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए भाई किस इमोशन में आके उसने ये काम किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है कि मान लो कि कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, कभी अनसर्टेनिटी है, मान लो ठीक है कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके साथ अपने आप को सामने बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ नहीं करोगे ना, तो आप जैसे एक चीज़ याद रखो कि पहले शासन जो था प्रक्रिया राज कर रहे थे। जैसे मान लो कि अपने अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं जो अंग्रेज थे यहाँ पे, वो क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। अपन सोचो कि अपने इसका ब्यूरोक्रेट से अपन डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, पब्लिक सर्वेंट। सोचो चेंजेस हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको इस माइंड सेट से भी निकालना पड़ेगा कि आप जनता के सेवक हो। इसका गांधी जी मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा। गांधी जी बोलते हैं कि देखो ब्यूरोक्रेसी का अस्तित्व वो है इसलिए नहीं है, लोग है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है इसलिए उनका अस्तित्व है। सोचो अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या कलेक्टर क्या काम करेगा। तो वही इंपॉर्टेंट है, उनको पता है कि भाई मेरी जो पोस्ट मुझे मिली है इनकी सेवा करने के लिए मिली है, ना कि मेरा वो उनके लिए नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ब्यूरोक्रेट चीज़ नहीं समझेंगे तो वो उस पावर्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ को समझा जाए कि ब्यूरोक्रेट को समझना चाहिए कि मैं पब्लिक के लिए हूँ, ना कि मेरा कोई अस्तित्व अलग से नहीं है, पब्लिक है इसलिए मेरा अस्तित्व है। ठीक है। फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मान लो कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसके साथ आप सामने बैठा हो। ठीक है। आप मान लो कि सिचुएशन कोई अकॉर्ड सिचुएशन आ गई, नेगेटिव सिचुएशन आ गई, तो उसमें कैसे बिहेव करना है अपने आप को तैयार रखो। ठीक है। अपन सीखेंगे आगे भाई कैसे एक इमोशनल इंटेलिजेंस ये अपने अंदर डेवलप की जाए। ठीक है। अगला है कि जो भी मान लो कि आपके डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है, जैसे मान लो कि आपका एथिकल वैल्यूज है, आपका किसी पे बिलीफ है, ठीक है, तो उनकी पहचान करो कि आपको वो क्यों प्रभावित कर रहे हैं। जैसे बहुत बार होता है कि अपन अपनी जो धर्म वाली आइडेंटिटी होती हैं उससे बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि अपना जो धर्म से रिलेटेड कोई हमारा था तो उसको मान लो प्रभावित कर रहा है, तो नहीं, सेंटिमेंट से मत जुड़ो। आपको ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि क्या मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है वो मुझसे क्या चाहती है, मेरा रिलीजन आइडेंटिटी वो क्या है, मैं उससे नहीं है। अब ये सोचो, देखो अगर ऐसे सोच करने लगे तो फिर तो हो गया देश का कल्याण, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा और सिचुएशन को अकॉर्डिंग उसको बिहेव करेगा। समझ में आया। ठीक है। अब अगली चीज़ है कि सबसे बेस्ट मैंने वही बोला है कि वो सबको साथ में लेके चलेगा, टीम वर्क की तरह काम करेगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। वो परिवार के साथ में अपने जो वर्क कल जो वही है, मैं बोला कल जो अपने एक पॉइंट बोला था कि जो वर्क लाइफ बैलेंस को वो प्रमोट करेगा, वो सब चीज़ों लोगों को साथ लेके चलेगा। ठीक है। फिर अगली बात वही है, जो असामाजिक तत्व है, वो नासमझ व्यक्ति है, उनके साथ युक्ति युक्त व्यवहार कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई पागल अगर आपको गाली गलौज कर और आप उसके पीछे भाग रहे हो तो उससे बड़े पागल आप हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसा व्यक्ति है, उसके बाद कितना नॉलेज है, कैसा वो बात कर रहा है, किस तरीके से बात करनी चाहिए। देखो इसलिए बोला जाता है कि हर जगह हर मतलब आपके बात करने का तरीका, आप शांत रहो, वो सबसे बेहतर तरीका है कि फालतू के शब्द बोलने से अच्छा। चाणक्य का किसी का स्टेटमेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसी के सामने कुछ भी बोल रहे हो, आपका जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो अभी यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप घर पे जाओगे, आप मान लो बड़ी बड़ी बातें करोगे, सोशल जस्टिस इंश्योर होना चाहिए, वुमेन्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए। घर पे जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है। पर यही चीज़ समझना है कि समय आने दो, जब आप कुछ बन जाओगे तब वही बात जो बोल रहे थे घर वाले बात मानेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये रियलिस्टिक अप्रोच में बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं अभी चेंजेस ला दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दो, टाइम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देखो एक थॉट्स को ज़िंदा रखो। एक आपकी अच्छी थॉट्स है कि आप समाज में वाले सोशल इक्वलिटीज़, मान लो कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इन चीज़ों के प्रति आप काम करना चाहते हो, परंतु वेट, पर ये याद रखना कि जो ज्वाला है वो बुझने नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसलिए बोला हूँ कि अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए और किस लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। तो ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम 2 लेक्चर और आएंगे। अब आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं इसमें अपन ये सीखेंगे कि कैसे ये प्रशासन में मददगार होता है, फिर इसकी उपयोगिता क्या है, फिर एक पार्ट और रहेगा, इसका अगले आने वाला पार्ट है कि कैसे डेवलप की जा सकती है। फिर वही है कि अगर मान लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस
कि अपन सही जान नहीं पहचान नहीं कर पाए तो इसका नेगेटिव क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें सीखेंगे। फिर इसके बाद में जो भी है लास्ट ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है आप करो। फिर मैं उनका जब चैप्टर मतलब अपने टॉपिक नंबर 1 से लेकर 7 तक में अपने टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। और आपको जो भी देखो, मुझे मैं बोल रहा हूँ कि आप फीडबैक दो कि मतलब कुछ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट, आपको कुछ समझ में नहीं आया वो चीज़ें, ताकि देखो मैं तभी देखो परफेक्ट आदमी नहीं बनता है, परफेक्ट को आदमी बनाया जाता है। जैसे वो कुम्हार होता है, वो घड़ा बनाता है, एक दिन में नहीं परफेक्ट घड़ा बना लेगा, नो। वो धीरे धीरे पहला घड़ा खराब बनेगा, दूसरा बनेगा, पर वो धीरे धीरे अप्रोच लोग उसको सिखाते हैं जो भी है, तो वो उसको परफेक्ट बनाने के लिए वो एक दिन परफेक्ट बना ले। तो वैसे है कि आप मुझे फीडबैक दो कि आपको कैसा रहा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आप बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं और अच्छे एग्जाम्पल लाऊँ, या आप मुझे जो भी बताओ मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। देखो मुझे आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू। और आप इसका शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को बताओ इस चीज़ के बारे में। देखो इतना फ्री इनिशिएटिव कोई नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, मेरा जो कंटेंट लेवल है, आप कोई सा भी बुक पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है 3-4 रिसोर्स मैंने पढ़े हैं कहीं से, उसके बाद मैंने कंटेंट डेवलप किया है, और बहुत अच्छा कंटेंट, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। ये जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ ना, बहुत सारी बुकों में तुम्हें मिलेगा ही नहीं, किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं, मैंने बहुत जगह से समराइज़ किया है इन चीज़ों को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। देखो मैं चाहता हूँ कि शेयरिंग नेचर होना चाहिए। अगर अच्छाई है तो अच्छाई को देखो, एक चीज़ रखना, बुराइयों को कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए। और अच्छाई हो तो उसको प्रचार करो। अगर ऐसे अपन इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं ना, तो समाज में अच्छाइयों का विकास होता है। थैंक यू।